नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। तो जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि आईने में राजनीतिक बहस हर एक सप्ताह किसी न किसी प्रतिनिधि को लेकर के मैं आता हूँ। चाहे को ही इस बार मैं फिर से लेकर के आ रहा हूँ। वार्ड नंबर 42 के वार्ड पार्षद महोदया उर्मिला देवी को मैं लेकर के आ रहा हूँ। मैं इनके विषय में बताना चाहूँगा कि इनकी जो उम्र है उस उम्र में लोग आराम करते हैं और ये आराम नहीं कर रहे हैं। इस उम्र में भी जनता का सेवा करने के लिए निकल पड़ी हैं। जैसा कैमरा लोकेट करिए, इन पे दिखाइए। जैसा ये इस उम्र में भी जनता की सेवा करने आए हैं। तो मैं इनके विषय में यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके, क्योंकि पिछले बार मैंने एक न्यूज दिखाया था आइडियलाइज न्यूज के अंतर्गत कि जमीनी विवाद को लेकर के इन्होंने यह भी कहा था कि यहाँ के जनता का अगर डीएम साहब नहीं सुनते हैं तो मैं दिल्ली तक जाने को तैयार हूँ। हालांकि इनके साथ में इनके पुत्र वार्ड प्रतिनिधि के रूप में चंदन भगत जी हमेशा लगे रहते हैं। चूंकि एक पुत्र का लगा होना यह भी इनके लिए सौभाग्य की बात है और खास करके चंदन जी के लिए भी सौभाग्य की बात है कि इनकी माँ जो इतनी ज़्यादा उम्र की है वो अब भी जनता की सेवा करने को तत्पर है और ये भी उनके साथ में तत्पर है। तो आइए हम ज्यादा बात तो नहीं करते हुए सीधे मुखातिब होते हैं उर्मिला देवी जी से। मैडम, बहुत स्वागत है। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें हमारे सूर्य दर्शक को। मैं 42 नंबर वार्ड से बोल रही हूँ, उर्मिला देवी। वार्ड पार्षद में हूँ और जनता सब मुझे वोट देके जिताया है, इसलिए मैं मेरा प्यार जनता के साथ रहे और हमेशा हम जनता के साथ रहूँगी और सब सेवा करूँगी जनता सबको। मेरा प्यार जनता सबके साथ रहे। तो आइए अब सीधे मुखातिब होते हैं इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चंदन भगत जी से। चंदन भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय आप अपना और अपने माता जी का दें हमारे सूर्य दर्शक। ये हमारी माँ है श्रीमती उर्मिला देवी और मैं इनका पुत्र हूँ चंदन कुमार भगत। इस बार जब चुनाव हुआ था 2022 में तो मैंने अपनी माँ को खड़ा किया था और यहाँ से बहुत जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे हमारी माँ इस बार से विजयी हुई है। तो इस बार आप विजय हुए हैं, कब बन करके वार्ड पार्षद आए? ये 2022 में 2022 में आप वार्ड पार्षद बन के आए और कितने वोट से आप आए थे? लगभग 1800 वोट मिला है। 1800 वोट से। आप देखने में तो बहुत युवा हैं। जी सर। तो जब युवा हैं तो आपने राजनीति को ही क्यों अपना ये बना लिया? दूसरा भी क्षेत्र था। हर आदमी का क्षेत्र अपना अपना चॉइस करता है जी। हमारी चाहत थी सब दिन मैं हमेशा पब्लिक का सेवा करूं और मैंने सेवा किया, जिसका फल यहाँ की जनता ने हमें दिया और भारी मतों से दिया। तो पब्लिक का सेवा का भाव आप में कब आ गया? लगभग 2011 से हम सक्रिय हैं जी। 2011 से आज विगत 12-13 साल हो गया हम इसी क्षेत्र में काम करते रहे, निस्वार्थ काम किए पब्लिक का और हमेशा लगन के साथ, चाहत के साथ, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, फ्री में जनता का काम किया, हर चीज में काम किए, रात दिन एक कर दिए जनता की सेवा करने के लिए और अभी भी कर रहे हैं। एक तीखा और सच्चा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आखिर वैसी क्या घटना थी जो कि आपको राजनीति की ओर ला दिया? कुछ ना कुछ तो घटना होती है जीवन में। जी हाँ, वो क्या घटना था? बिल्कुल, मैंने देखा जी कि सबके मन में सेवा की भावना नहीं होती है। हर व्यक्ति के मन में लोभ लालच भरा हुआ रहता है। जी। मैंने देखा कि यहाँ के लोग एक अच्छे समाज सेवक को चुनना पसंद करते थे
पब्लिक भटक रहा था, कोई उनका देखने वाला नहीं था, कोई उनका सुनने वाला नहीं था। हमारे मन में एक चाहत हुई, क्यों नहीं मैं इस वार्ड में एक जनसेवक बनकर काम करूं, ताकि हमें जनता का हमेशा प्यार और समर्थन मिलता रहे। अब आप भी उसी पद पे आ गए हैं जिस पद से आप लड़ाई कर रहे थे, जी तो हाँ। इसकी क्या गारंटी है कि आपके दिल में अब लोभ नहीं आएगा? लोभ अभी तक लोभ नहीं मेरा दिल में है, जी, आगे भी एकदम नहीं आएगा। आगे भी नहीं आएगा लोभ। ये राजनीति का मतलब है सेवा करना। जी, हम सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, बिना किसी लोंग लपेट के। तो ये तो आप बोल रहे हैं, हमारे कैमरा में बोल रहे हैं, अगर आप लोभ नहीं करते रहे तो फिर जनता आपको आशीर्वाद देगी अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोभ किए तो इस बार ही आप। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये तो बात रही आपकी निजी बात थी। अब मैं सीधे आता हूँ आपके वार्ड में। जी। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि आपके रोड के बहुत सारे नाला रोड अभी भी क्लियर नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है? और आपके पास बहुत बड़ा टास्क है, ये आप कैसे पूरा कर पाएंगे इस 5 वर्ष में? अब देखिए, एक साथ सब काम होना संभव नहीं होता है, जी, फिर भी कोशिश करते हैं जहाँ तक बन पड़े काम करना है। इस बार जो बजट हुआ था नगर निगम में, फिर भी मैंने 5-6 रोड पास करवाया अपने वार्ड 42 में, और जो जून से जुलाई में बनने का काम चालू हो जाएगा। तो आपने कहाँ कहाँ का रोड पास करवाया? जैसे कि लाल खान टोला, मुन्ना ग्रिल से लेकर कलभर तक, और एक हमारे आनंद नगर में जो है, यहाँ भी गली है, 6-7 को गली था, वो रोड पास हुआ है। अच्छा, नाला भी पास हुए हैं आपके यहाँ? हाँ, रोड के साथ नाला भी पास हुआ है। तो नाला जो पास हुए हैं, तो नाला तो बहुत रोड से ऊपर बनता है। हाँ। तो फिर वो बनाने का क्या औचित्य होता है हर एक वार्ड में? अभी मैं जहाँ भी देख रहा हूँ पूर्णिया नगर निगम में, वहाँ रोड से बहुत ज्यादा ऊंचा, तो क्या औचित्य है उसका बनाना? यह रोड जो बनेगा, यह रोड के लेवल में नाला बनेगा, अच्छा, ताकि पानी के बहाव अच्छा तरीका से हो सके। तो ये रोड के लेवल में बनेगा, मतलब आपके यहाँ रोड के लेवल में बनेगा? हाँ। और सब जगह तो ऊंचा बनता है। तो ऊंचा बनता है तो क्या आने वाले ऊंचा भविष्य जो को- बना है वो हो सकता है मुख्य सड़क में होगा, जी, यह आम सड़क है, शाखा सड़क है, बस्ती का सड़क है। नाला और रोड एक साथ ही बनेगा, जी। एक लेवल में बनेगा, ताकि उसको ऐसा ढाल दिया जाएगा बढ़िया से, ताकि पानी कहीं रुके नहीं और पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। नाला बन रहा है लगभग वार्ड में, जी हाँ। लेकिन इसका पानी जाएगा कहाँ? मुख्य स्रोत इसका कहाँ? आगे नदी है, नदी में पानी गिरता है हम लोग का। आप लोगों का नदी में गिरता आगे है? नदी है बिहार सरकार का, वहाँ पानी गिरता है। ये पहले से खुला हुआ है हाँ, नदी पहले से खोला हुआ है। और नाला उसमें जुड़ा हुआ हाँ, है। नाला जुटा हुआ, पानी उसी में गिरता है। तो क्या कारण है कि सब अगर जुड़ा हुआ है पहले से, तो फिर भी नाला का स्थिति पूर्णिया शहर के किसी भी वार्ड में सही नहीं है, तो आप के वार्ड में कैसे सही आपका? साफ सफाई के कारण नाला जाम हो जाता है, जी। ठीक से सफाई नहीं हो पाता है, जिससे पानी रुक जाता है तो गंदगी जमा हो जाता है। जी, हम लोग लगे हुए हैं कि हर नाला की साफ सफाई हो, जी। जिससे पानी का बहाव तेजी से हो, कचरा जमा नहीं हो, और क्या। अच्छा, एक मामला आपके ही वार्ड में है, जी और वो मामला है जमीनी विवाद का मामला है, जी। और कुछ लोगों के द्वारा घर हटाया जा रहा है। इस मामला को आपको क्या लगता है कि आप सुलझा पाएंगे? बिल्कुल, जी, ऐसा कोई मामला नहीं है जी। जो हमसे नहीं सुलझेगा। हम्म, अगर नहीं सुलझता हमसे तो पब्लिक हमको वोट नहीं करती। जब जीते हैं, जब यहाँ का वार्ड पार्षद बने हैं, तो हर समस्या का समाधान हम करवाएंगे। अच्छा, ये तो है जमीनी विवाद का मामला, इसको आप सॉल्व करवाने की बात कर रहे हैं, और मैं भी ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप जी सर। सॉल्व करवा लें, ताकि बहुत सारे गरीबों का जो है घर जी, बस जाएगा। जी सर। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आपके वार्ड में जो पहले से भूमिहीन है, उनको भूमि ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी जपा बिल्कुल। करके रहते होंगे, तो उनके लिए क्या कदम होंगे आपके? हमारा शुरू से ही चाहत था कि हमेशा जी, समाज के प्रति समर्पित हो जाना। जी, हम एक लिस्ट बना रहे हैं, पूरे वार्ड में जितने भूमिहीन है, हमारा गांव ही नहीं और भी हमारे वार्ड में जितने मोहल्ला है, जैसे कल रुई गोला से कुछ लोग आए थे, जी, हमारे लाइन बाजार में जो माधोपुरा एरिया है, लाल खान टोला,
वहाँ भी ज़मीन का बहुत बड़ा मामला है। वहाँ भी बहुत लोग के पास ज़मीन का पेपर नहीं है। संत का बढ़िया टोला है, वहाँ भी बहुत भूमिहीन रहते हैं। रुई गोला है, बाण टोला है, श्री राम टोला है, मेरा आनंद नगर है। हर जगह कहीं न कहीं लोग ऐसे जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। हम चाहेंगे लेकिन सबका लिस्ट बनाकर जो हम लोग जाके मिलें, बिहार सरकार का जो भूमि मंत्री है उनके पास हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप जो ज्ञापन सौंपेंगे, आपके ज्ञापन पे एक्शन रिएक्शन लिया जाएगा और भूमिहीनों को? सरकार का रूल है भूमिहीन को जमीन देना 3 डिसमिल। क्यों नहीं मिलेगा उसको जमीन? उनके लिए सजग होना जरूरी है। हम लोग को पब्लिक हमारे साथ है, हम भी पब्लिक के साथ हैं। अच्छा, एक योजना चलती थी कबीर अंत्येष्टि योजना जी, तो इस योजना की क्या स्थिति है आपके वार्ड में और आपके क्या पहल होंगे? कबीर अंत्येष्टि योजना एक सरकार का अच्छा स्कीम था। जिस अगर बीपीएल धारी की मौत अगर हो जाती थी उनको हाथों हाथ पैसा मिलता था, 3000 रुपया। यह योजना बंद करके सरकार गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है। आज अगर किसी गरीब जी, क्या बता रहे थे आप? हम बोल रहे थे कबीर योजना के बारे में। हाँ। यह योजना जो बंद हो गया है, यह योजना बंद होने से बहुत समस्या है गरीबों को, खास करके उनके परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास दाह संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं रहते। हम चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से यह आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इस योजना को वह पुनः बहाल करे ताकि हाथों हाथ गरीबों के पास पैसा पहुँच सके, ताकि उनका अंतिम दाह संस्कार उनका बढ़िया से हो सके। अच्छा, क्या ये जो योजना मिलती है ये जातीय आधार पर योजना मिलती है क्या? यह योजना मिलता था बीपीएल के आधार पर, लाल कार्ड या पीला कार्ड। मैंने बीपीएल धारी को यह योजना का लाभ पहले मिलता था, अब उनको भी बंद कर दिया गया है। ये बहुत गलत बात है। तो आपके हिसाब से बीपीएल एपीएल सभी को मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से यह जनरल होना चाहिए। अब तो सबके पास काला कार्ड आ गया है, लाल कार्ड तो हट गया, पीला कार्ड हट गया, स्कीम वह क्यों रहेगा? मेरे हिसाब से सरकार को यह लाभ हर गरीबों को दे, सबको दे, जनरल कर दे, सामान्य कर दे। अच्छा, पार्षद महोदय का नाम मैं उचित समझूंगा चूंकि आप प्रतिनिधि हैं। तो पार्षद महोदय, आप हमें ये बताएं कि आवासीय योजना की स्थिति शहर में क्या है और आपके वार्ड में क्या है? हालांकि मैं जहां तक देख रहा हूं तो सभी जगह आवासीय योजना में कुछ न कुछ पैसे लिए जाते हैं वार्ड पार्षद के द्वारा। तो आपके भी वार्ड में पहले लिया गया होगा, तो अब आपके वार्ड में आवासीय योजना की क्या स्थिति है और कैसे आप धरातल पर लाएंगे? पहले का बात तो हम नहीं बोल पाएंगे लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। जो उचित है वही काम करेंगे हम। तो अब अभी और पहले राजीव आवास योजना था, उनमें 2,80,000 के आसपास कुछ पैसा मिलता था। लेकिन इस बिहार में जो यह योजना बंद कर दिया गया। अब आई है प्रधानमंत्री आवास योजना 2 लाख वाला स्कीम। यह 2 लाख रुपया से किसी गरीब का घर नहीं बनता है। 2 लाख रुपया तो लेबर मजदूरी में ही चला जाता है, तो गरीबों का सपना पूरा कैसे होगा? एक तरफ सरकार कहती है गरीबों का घर हो अपना, तो 2 लाख में घर कैसे बनेगा किसी भी व्यक्ति का? तो हम चाहेंगे हमारी आवाज़ अगर ऊपर तक जाती है इस मीडिया के माध्यम से कम 5 लाख रुपया प्रत्येक घर को यह पैसा मिलना चाहिए, जिससे उसका घर मकान बन सके और हर गरीबों का सपना पूरा हो सके। तो ये चंदन भगत जी ये कह रहे थे कि हर गरीबों का जो सपना होता है वो घर हो अपना, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार गलती कर रही है। सरकार यह कह रही है कि 2 लाख रुपया दे रही है और 2 लाख रुपया में कैसे घर बनाए? ये सही बात है भाई, वाजिब बात है साहब। और ऐसे में हालांकि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सहयोग राशि दी जाती है ताकि और राशि वो घर वाले लगाएं, लेकिन अगर आप देते हैं तो फिर मिनिमम
2 BHK बनाने में 7 लाख रुपया खर्च होता है। इन्होंने एक अपनी तरफ से मांग रख दिया 5 लाख का। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है मेरे चैनल के माध्यम से, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप इन पे गौर जरूर फरमाएं। तो रहा सवाल अब एक बहुत ही जमीन से जुड़ी सवाल है ये कि राशन कार्ड की क्या स्थिति आपके यहाँ है और कितने डीलरों की संख्या है। और एक शिकायत तो बार बार ही आता है, हालांकि पॉस मशीन आने के बाद ये शिकायत थोड़ी कम हो गई है कि डीलरों के द्वारा कुछ अनाज रख लिया जाता है। तो ये कहाँ तक सत्यता है और कैसे आप धरातल पर लाएंगे और सरकारी दुकान की स्थिति क्या है ये बताएं। हमारा जो वार्ड है जी। काफ़ी लंबा चौड़ा वार्ड है। जैसे हमारे बगल में डीलर है बलराम कुमार कप्तानपारा में, उनका तो कोई शिकायत आज तक नहीं मिला है, काफ़ी लोकप्रिय डीलर है। और एक डीलर हैं वरुण कुमार बेलोरी में, वो भी अच्छा दुकान चला रहे हैं। तो लेकिन 2 दुकान होने से समस्या ख़त्म नहीं हो जाती है। हमारा जो आगे जो वार्ड का जो टोला है, जैसे लाल खान टोला हो गया, माधोपारा हो गया, संत कबरिया हो गया, रुई गोला हो गया, बान टोला हो गया, वह लोग जो है 5 किलो अनाज लेने के लिए 50 टका भाड़ा दे के आता है, तब सामान लेके जाता है। हम कहना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ को ठीक से देखा जाए, ठीक से अगर सुना जाए, हमारे जो पदाधिकारी है, तो इस वार्ड में कम से कम और 2 कोटा की आवश्यकता है, जिससे वहाँ के लोगों को यहाँ नहीं आना पड़े, वह वहीं पे अपना काम कर ले, जिससे हमारी जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। अच्छा, स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी आपके हाथ में होती है क्या? जी नहीं, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं है। शिक्षा की जिम्मेदारी? शिक्षा के बगल में स्कूल है, वहाँ तो पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। एक स्कूल है और एक स्कूल हम लोग सोचते हैं पास करवाएंगे जी। संत कबरिया टोला में, क्योंकि वह स्कूल पास है, बहुत दिनों से उस पर पहल करने की आवश्यकता है। स्कूल का नामकरण भी हो गया था, सीओ साहब के माध्यम से जमीन नापी का ऑर्डर भी हो गया था, परंतु वह स्कूल वहाँ आज तक नहीं बनी है। उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। अगर सीओ साहब चाहेंगे तो स्कूल वहाँ जल्द से जल्द बन जाएगा। अच्छा, संत कबरिया टोला में आप क्या होता है? हमारे वार्ड में यहाँ एक ही स्कूल है, जी। प्रखंड मुख्यालय है, बगल में अंचित शाह हाई स्कूल है, वहाँ भी गए हम लोग, देखे, सब लोग से बातचीत किए, अच्छा लगा सबसे मिलजुल कर। तो अच्छा लगा, तो आप वहाँ जो गए तो आपने शिक्षा की क्या स्थिति देखी? बाल बच्चों से पूछे, बोला हाँ ठीक से पढ़ाई होता है, लेकिन एक शिकायत है हमारे प्रखंड मुख्यालय में, जी। एनजीओ के माध्यम से खाना में लापरवाही किया जाता है। एक बार किसी बच्चा के माध्यम से शिकायत मिला कि खाना में पिल्लू है। हम लोग जब पहुंचे स्कूल में, देखा सही में चावल में पिल्लू था। यह एनजीओ की लापरवाही है। तो वहाँ के शिक्षक का कहना हुआ, पहले जो खाना बनता था, हम लोग जो अपने हाथ से खाना खिलाते थे, वह सही बनता था। सरकार एनजीओ को देकर लूट मचाने का काम करती है। एनजीओ एक लूट का माध्यम है, एनजीओ एक लूट का जरिया है। एनजीओ को ठेका देकर सरकार बहुत गलत काम करती है, ऐसा शिक्षकों का कहना है और ऐसा मेरा भी कहना है। आपका भी कहना। आपने पुष्टि की इस बात की? एनजीओ को जो खाना बनाने की जिम्मेवारी दिया गया है, जी। खाना में पिल्लू मिलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, चावल में पिल्लू था। तो यह कैसा भोजन हुआ? ऐसा आपने अगर पुष्टि किया है तो क्या इसका एप्लीकेशन आपने कहीं दिया? हम लोगों ने तुरंत वहाँ का कॉल किए हैं जी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, वह भी आकर पिल्लू देखे हैं, बोला ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा आगे से ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब कि एनजीओ को श्रेय दे रहे हैं वो? सब एनजीओ से मिलना रहता है। अच्छा, हम तो पहले बोल दिए, एनजीओ एक लूट का माध्यम है। अगर कोई लूटना अगर चाहे तो एनजीओ लूट का जरिया है। सारा पैसा एनजीओ वाला खा जाता है, गरीब को लाभ नहीं मिल पाता है। अच्छा। बाल बच्चा जो पिल्लू वाला खाना खा के रहता है स्कूल में, इससे अच्छा तो पहले था जो मास्टर सब खाना खिलाता था बढ़िया से बनाकर। अच्छा, आपके यहाँ आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी है। तो कितना आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी हमारे वार्ड में एक कप्तानपारा में है, एक आनंद नगर में है, एक घोषपारा में है,
एक श्री राम टोला में है, एक रूई गोला में है। तो आपने आंगनबाड़ी का भ्रमण किया बनने के बाद? हाँ हाँ किए थे भ्रमण। जब भ्रमण किए तो वहाँ पे बहुत आंगनबाड़ी में यह शिकायत आती है कि जो पोषक तत्व मिलता है गर्भवती महिलाओं के लिए वो नहीं दिया जाता, तो क्या इन बातों में सच्चाई है? वैसा अगर शिकायत अगर मिलेगा तो सेविका पर कार्रवाई होगा, कार्रवाई होगी, एकदम कार्रवाई होगा। जो गरीबों के हित में होगा जी। हम सख्ती से कदम उठाएंगे। जो भी अगर मिलता है पोषाहार बाल बच्चा के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, सबको मिलना चाहिए। जैसे घोषपारा में एक आंगनबाड़ी है, निभा देवी चलाती है, एक यहाँ पूनम कुमारी चलाती है, तो हर जगह तो अच्छा ही है। जाकर देखते भी है ना, वो लोग सामान सबको लेकिन देती है, सामान देती है। हाँ सामान हम देती, हम देखते भी सामान देते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप कॉन्शियस होकर के आंगनबाड़ी में घूमें, चूंकि ये शिकायत आपके भी वार्ड से है। बिल्कुल। तो एक बार आप अपने वार्ड में घूमें और जना करके मत घूमें, छिपा कर घूमें। अगर ऐसी शिकायत है तो उसको दूर करें। ऐसा अगर शिकायत अगर है जी। तो हमको पब्लिक बोले, फोन करे, हम स्थल पे पहुंचेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई सेविका सहकार है अच्छा, बिना किसी लंब लपेट का। जैसे कि पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने की बात होती है 100 दिनों की, क्या वार्ड में भी इस तरह की रोजगार की कोई? जिन ऐसा कोई हम आज तक हमको जानकारी नहीं है ऐसे ना। वो तो पंचायत में होता है मनरेगा के तहत जी। में, निगम में वैसा नहीं है। निगम में वैसा नहीं है तो रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार भी चाहिए, तो इसके लिए क्या पहल करना? बेरोजगार के लिए रोजगार, उसके लिए हमारे MP साहब है, MLA साहब है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुलवा दे जी। लोग नहीं जाएंगे बाहर में काम करने के लिए। ये सब काम तो MP MLA का है ना, कारखाना खुलवाना। नहीं तो MP MLA के हैं तो आप अपने वार्ड के लिए तो लीड करेंगे ना, MP MLA हम तक जाएंगे। 2 बार MP साहब के पास जा चुके हैं जी। और हमारे MLA साहब जो विजय खेमका है जी। वो भी आते हैं, वार्ड का भ्रमण भी करते हैं। हमारे मेयर साहब भी बार बार आकर वार्ड का भ्रमण करते हैं, देख रेख भी करते हैं। अच्छा, पूरे बिहार में यह लोकोक्तियाँ हमको मिल जाती है कि जो नशा से लोकोक्तियाँ कई जगह मिलती है कि नशा से दूर रहें, जो नशा में चूर हुआ उसका परिवार, मतलब इस तरह की लोकोक्तियाँ मिलती है। आपको क्या लगता है कि पूरे बिहार में यह शराबबंदी सक्सेस है? सक्सेस नहीं है शराबबंदी, सक्सेस नहीं है ना। लूट घसट खूब होता है, नुका का दारू शराब तो बिकबे करता है जी। कहाँ बंदी है शराबबंदी? डेली दलकोला में गाड़ी पकड़ाता है, गाड़ी पलटी हो जाता है, दारू लेके। कहाँ बंद है शराब? तो आपके वार्ड में भी कहीं ऐसे शिकायत है क्या? नहीं, जहाँ तक हमको जानकारी है मेरा वार्ड में तो सब ठीक ठाक चल रहा है। आपके वार्ड में नशा ठीक ठाक चल रहा हाँ। है यानी, लेकिन स्मैकरों की संख्या बढ़ गई है शराब बंद? हाँ, जब से दारू बंद हुआ है तब से स्मैकर ज्यादा बढ़ गया है जी। जिससे चोरी का घटना का अंजाम बहुत बड़ा दिया जाता है। स्मैकर, हाँ, ये बढ़ा हुआ है। तो जब ये बढ़ा हुआ है तो इस पे लगाम पाने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए आपके क्या कदम होंगे आपके वार्ड में? जहाँ तक हमको जानकारी मिलता है, जो बच्चा अगर स्मैक अगर पीता है जी। हम उनका घर पे जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं, ये चीज़ गलत है, छोड़ दो। हमने कितने बच्चों को ये आदत से मुक्ति दिलवाया है। कुछ बच्चे लोग था जिसको हमने जेल भी भेजवा दिया है जी। नशा मुक्ति केंद्र में, वो लोग वहाँ से सुधर के भी आ गया है। अच्छा, कचरा फेंकवाने के लिए गीला कचरा के लिए अलग, सूखा कचरा के लिए अलग डब्बा आता है हर एक वार्ड में जी। और ये हमें लगता है सिर्फ कागज पर ही रह जाता है, धरातल पे नहीं उतरता। तो इसके पीछे क्या कारण है और आपको लगता है कि इसको आप धरातल पर उतार पाएंगे? होता है बोर्ड का, वहाँ पे यह मुद्दा को उठाया गया था और हमारे मेयर साहब हम लोग को आश्वस्त किए हैं बहुत जल्द घर घर डिब्बा का वह वितरण करेंगे, बॉक्स का, बाल्टी का। अच्छा, अभी आप लोगों को मच्छर भगाने वाला मशीन मिला है। हमें तो लगता है जितना छोटा मशीन मिला है वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। वो किस काम के लिए आप लोगों को मिला है? एक छोटा सा मशीन दिया है मच्छर भगाने का, वो स्प्रे करने वाला मशीन है जी। जहाँ नाली अगर है, कीड़ा अगर वहाँ बढ़ गया है, जाकर वहाँ स्प्रे करना है। एक छोटा सा मशीन हम लोग को निगम के माध्यम से दिया गया है। एक बिहार से रिलेटेड बहुत है देखिए सवाल, चूंकि आपके वार्ड से भी रिलेटेड ये चीज है, जल नल योजना।
मैंने जितने भी जनप्रतिनिधि से बात किया, बिहार, पूरे बिहार की अगर बात की जाए, मैं पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया तमाम प्रतिनिधियों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि जल नल योजना फ्लॉप योजना है बिहार सरकार की। तो आप इस संदर्भ में कहें? एकदम फ्लॉप है, नल में जले नहीं है जी। तब कहीं पानी पूरा बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या ये जो है किसी वार्ड पार्षद के हाथ में नहीं दिया गया है या किसी मुखिया के हाथ में नहीं दिया गया है? नहीं, ऊपर से होता, हम लोग को इसका जानकारी नहीं है। आप लोगों को जानकारी ये नहीं? स्कीम हम लोग को नहीं दिया गया है। तो ये कैसे स्थिति में इसमें सुधार हो और हर एक घर में जल का नल जाए, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए आपके? बहुत जगह रोड जो बना हुआ था बढ़िया वाला, जी आके रोड को सब तोड़ दिया, तोड़ के सब रोड को सब नाकाम कर दिया। जी। नीचे में नाला दिया है, पाइप बिछा दिया गया है, लेकिन अभी तक पानी को चालू नहीं किया गया। बहुत जगह ऐसा है, जैसे हमारे लालखंड टोला भी गए, जी। लालखंड टोला भी गए, वहाँ भी लोग को यही समस्या था कि नल में जल नहीं है। हम कोशिश भी किए बात करने का PHD विभाग से, उन्होंने कहा था कि 1 महीना में चालू कर दिया जाएगा, अभी तक चालू नहीं हुआ है। अभी तक चालू नहीं हुआ? नहीं। और सबसे बड़ा बात, इस वार्ड में जो है बिजली की समस्या तो बहुत है। जी। खास करके हमारे कप्तानपुरा एरिया में बहुत नंगा तार लटक रहा है, पोल भी नहीं है, पोल पर कॉपर का तार लगा हुआ नहीं है। लालखंड टोला हो गया, माधोपुरा हो गया, बांध टोला हो गया, बहुत जगह है पोल की आवश्यकता है और पोल पे तार की आवश्यकता है, और हर पोल पे भेपर की आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता भेपर की है। बहुत अच्छा आपने कहा कि वेपर की आवश्यकता है। अभी तो कुछ दिन पहले आप लोग को वेपर मिला भी है, और कितना वेपर मिला है, कितने की जरूरत थी आपको और कितना मिला है? वार्ड हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा वार्ड है जी। है ना, तो जितना भेपर अगर मिलता है उतने से काम नहीं हो पाता हम लोग का। तो कितना मिला है, 22-23 या ज़्यादा? हाँ, मिला था, और मेयर साहब भी हम लोग को बीच बीच में भेपर देते रहते हैं, जब जब मांग करते हैं ना जी। तो मेयर साहब देते हैं भेपर, और बोले हैं और भेपर आप लोग को मिलेगा तो लगेगा हर जगह। अच्छा पार्षद महोदय, आपके वार्ड में वृद्ध जन तो होंगे? हाँ, बहुत है। बहुत वृद्ध जन है, तो आपके यहाँ वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति और कैसे आप प्राप्त हो पाए? हर राज्य की भांति जी। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हमको दिखाई पड़ रहा है। बिहार में सिर्फ 400 टका महीना मिलता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, मात्र 400 रुपया महीना। क्या 400 रुपया से किसी का घर चल जाएगा? जी। दिल्ली में देखिए अलग है, बंगाल में अलग है, हर स्टेट में अलग अलग पेंशन का पैसा आता है, लेकिन बिहार में ही 400 रुपया महीना क्यों मिलता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? हमारे हिसाब से कम 1500 टका महीना हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। जी। अब देखिए, जैसे किसी का बेटा माँ को छोड़ दिया, कोई महिला मासूमात हो गई, विधवा हो गई, उनका घर कहाँ से चलेगा? गैस का दाम तो बढ़ा हुआ है, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, सरकार हर चीज़ में बढ़ोतरी करती है, लेकिन वृद्धा पेंशन में आज तक क्यों नहीं सरकार पैसा बढ़ाती है? यह सबसे अहम मुद्दा है। बिहार सरकार को चाहिए, यह आवाज़ हम नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहते हैं। यह पेंशन का जो मामला है, यह बहुत ही खराब मामला है, लेकिन इसका आवाज़ आज तक कोई नहीं उठाता है। मेरे दिल में यह बात बहुत दिन से खौल रहा था, मैं किसी मीडिया के माध्यम से यह बात सरकार तक यह बात जानी चाहिए, ताकि हर गरीब सोच रहा है कि हमारा पेंशन का पैसा कब बढ़ेगा। सरकारी आदमी का पैसा बढ़ता है, उसका TADA बढ़ता है, उनका दरमाहा बढ़ता है, और गरीब का पेंशन नहीं बढ़ेगा तो गरीब को खाना कौन खिलाएगा? तो हम चाहेंगे 400 रुपया से बढ़ाकर मिनिमम कम से कम जो है 1500 टका महीना हर व्यक्ति को मिलना चाहिए पेंशन के रूप में। तो इनका कहना जायज प्रतीत हो रहा है हमें। ये सही कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो,
इन पेंशन में अगर 400 रुपया ही मिलेगा तो लोग कैसे गुजर बसर कर पाएंगे, और क्यों नहीं लोग वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को रखेंगे। तो साहब आप मजबूर कर रहे हो, अगर आप सहयोग कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आप इनकी राशि को बढ़ा दें। अच्छा, आपके यहाँ अनाज मिलता है सभी को? हाँ, राशन कार्ड पे अनाज मिलता है। राशन कार्ड पे जो अनाज मिलता है तो कितना अनाज मिलता है? अभी तो मिलता है एक व्यक्ति पर 5 किलो जी। वो में गेहूँ सरकार कर दिया है एक व्यक्ति पर 1 किलो। अच्छा। मार्केट में गेहूँ 40 टका आटा मिलता है, गरीब आदमी नहीं ठीक से खरीद पाता है, बहुत दिक्कत है गरीब लोगों के साथ में। तो गेहूँ का आवंटन सरकार को लेकिन बढ़ाना चाहिए, गेहूं का बढ़ाना चाहिए। हाँ, 1 किलो किया एक व्यक्ति पर, उससे क्या होगा? सबका 300 टका मजदूरी है, लोग 300 रुपया डेली कमा के लाता है, कहाँ से गरीब आदमी खरीदेगा 40 रुपया किलो आटा? जी। अन्याय कर रही है। चंदन जी, और भी बातचीत करने का मन है मेरा, लेकिन समयाभाव है, और समयाभाव को देखते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। लेकिन चलते चलते मैं यह कहना चाहूँगा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देना चाहेंगे आप? मैं हमारे वार्ड के समस्त देवतुल्य जनता को सबसे पहले प्रणाम। मैं हर घर के लोगों से यह अपील करता हूँ, जिनके पास जो भी अगर समस्या हो, जो हमसे बन पड़ेगा, आप एक बार हमको सूचना दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उन पर मैसेज कीजिए। उनसे नहीं होता है आप हमारे घर पे आइए, उनसे नहीं होता है तो हमको बुला लीजिए, हम घर पे जाएंगे आपका, और आपका हर समस्या का समाधान करेंगे। तो ये थे चंदन भगत जी। चंदन भगत जी ने जितना बातचीत किया, इनको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये धरातल पर ले आते हैं तो, अगर नहीं लाते हैं तो बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं और चारा ना आहा बारह ना स्वाहा करते हैं। लेकिन इनके बातों से मुझे ये झलक मिलता है कि लगता है ये धरातल पर चीज़ों को लाएंगे। तो इनके लिए मैं कहने को मजबूर हो गया हूँ कि इन्होंने यह साबित करने का काम किया है या करेंगे आगे कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। थे और आपके वार्ड के बिजली की बात भी हो रही थी। तो अब बिजली में एक समस्या लोगों का कहना है, बहुत सारे वार्ड में जाता हूँ या शहर में जाता हूँ तो लोगों का कहना है कि ये मीटर जो लगा है अभी, इस मीटर में वाउचर ज़्यादा लगता है, जो बिजली बिल पहले लगता था उससे 4 गुना अधिक लगता। तो इन बातों में सच्चाई है क्या? आप क्या कहेंगे? बहुत, इससे लोग बहुत परेशान हो गया मीटर लेके। जी। इससे बढ़िया मीटर था पहले वाला, ये जो प्रीपेड मीटर कर दिया है, इससे खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं। इसमें लगभग महीना का मोटा मोटी 5,000 टका लग जाता होगा महीना। पैसा का हिसाब नहीं मिल पाता है, कितना खर्च किए नहीं किए, बिजली गुल, पैसा भरिए बिजली गुल। ये बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग इसके लिए जो कंज्यूमर कोर्ट में केस भी करने वाले हैं। ये तो हम लोग का ज़मीन का जो मामला चल रहा है हमारे वार्ड 42 में, अब्दुल्ला नगर में, इनमें केस मुकदमा करवा कर हम लोग फिर बिगुल फूकेंगे बिजली के खिलाफ। कंज्यूमर कोर्ट में केस करेंगे, यह मीटर को उठाकर फेंक दिया जाए, जो पहले वाला मीटर था उसको लगा दिया जाए। ये आम जन के लिए हित में यह काम होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में लोग बिजली बिल भरते भरते परेशान हो जाएगा, अब बिजली विभाग माले माल हो जाएगा। इन गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है, हर विभाग में लापरवाही बढ़ता जा रहा है, गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम खुला चैलेंज करते हैं इस मीडिया के माध्यम से, सारे पब्लिक को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और आवेदन देंगे, इस वार्ड ही नहीं पूरे बिहार से इस मीटर को उखाकर फेंक दिया जाए।